हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस परीक्षा जो आपकी अगस्त में होने वाली है, उसके लिए यहाँ पर हम साइंस में बायोलॉजी के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं कल से। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहेगा। तो जैसे हमने थ्योरी क्रम से की थी उसी क्रम में ये आपके प्रैक्टिस सेट रहेंगे। जैसे आपके बायोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक सजीव जगत हमने किया था और कोशिका से सारी चीज़ों को स्टार्ट किया था, तो उसी रूप में मतलब क्रमबद्ध तरीके से जिस तरीके से हमने थ्योरी कवर करी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट रहेंगे, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हमने कोशिका के बेसिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करवा दिए हैं। और आपको क्या करना है, जैसे आपके पास में कोई ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, ठीक है, तो उसमें आप ये टॉपिक देखेंगे और उसके भी सारे के सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे, ठीक, ताकि आप और अधिक से अधिक क्वेश्चनों को यहाँ पर देख पाएँ। इसके अलावा आपको जो अन्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके क्वेश्चन भी लगाने हैं, ढूंढने हैं कि वहाँ पर कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया था, किस तरीके से पूछा गया था। इससे आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर होगी। ठीक है, तो इससे जो पहला प्रैक्टिस सेट हमारा था उसमें हमने कोशिका के बेसिक से जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, और अन्य जो क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं वो करवा दिए थे। आज जो विभिन्न कोशिकांग हमने पढ़े हुए हैं, कोशिका से संबंधित जो कोशिकांग होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जैसे आपका यहाँ पर जैसे हमने कह दिया लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जैसे हमने कह दिया गाल्जी बॉडी या गाल्जी उपकरण जिसे कहते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, इनसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो आपकी कोशिका है उसकी संरचना मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर के होती है। एक तो हमने पढ़ा हुआ है कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन उठ करके आते हैं कि जैसे कोशिका झिल्ली है, तो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर हम कोशिका झिल्ली से डालेंगे और उसका पूरा विश्लेषण आपको देंगे, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को समझ पाएँ कि इससे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चनों की संख्या भले ही कम होती है, लेकिन आप उसका पूरा विश्लेषण देखिए। और आज के प्रैक्टिस सेट में थोड़े से क्वेश्चनों को हम ज़्यादा करेंगे, ताकि आपका और अधिक जो है रिवीजन हो सके। ठीक है, तो आइए आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करें। इससे पहले हमने कल के जो प्रैक्टिस सेट था उसमें एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना था। तो कई अभ्यर्थियों ने इसका करेक्ट आंसर भी दिया है। जैसे दिया था, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, यदि सबसे छोटी कोशिका की बात करता तो वो माइकोप्लाज्म की सबसे छोटी कोशिका होती है। तो 10 क्वेश्चन हमने कल के सेशन में किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है कोशिका झिल्ली, इसी को हम प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, तो यहाँ थोड़ा सा आंसर आपको पहले ही दिख गया है, लेकिन आप अपने से क्वेश्चन जो है उसके आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है यहाँ पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए और बी दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा कि जो कोशिका झिल्ली है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, तो बताइए इसमें लिपिड और प्रोटीन के कितने कितने स्तर होते हैं, क्योंकि आपको जो कोशिका झिल्ली है इसका पूरा विश्लेषण देखना है। कोशिका झिल्ली कहलाती क्या है, इसका जो कार्य है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन अभी आप आगे चलकर पढ़ेंगे एक होती है कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि आपकी केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाएगी, ना कि जंतु कोशिकाओं में। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर माना जाता है जंतु और पादप कोशिकाओं को अलग करना। आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये जंतु कोशिका है, ये पादप, तो सेल वॉल के आधार पर आप उनको पहचान सकते हैं, क्योंकि जिनमें सेल वॉल यानी आपकी कोशिका भित्ति उपस्थित रहेगी वो आपके क्या कहलाएंगे, पादप कोशिकाएं, और जिनमें अनुपस्थित रहेगी वो आपकी जंतु कोशिकाएं। तो यहाँ जो कोशिका झिल्ली की बात की गई है यह दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर
चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। इसी को हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब मान के चलिए ये कोई कोशिका है, तो इसके बाहर सुरक्षा प्रदान करने के लिए, किसी कोशिका को आकार देने के लिए जो सबसे बाहर जो पतली परत पाई जाती है, जो बहुत ही लचीली मुलायम होती है, वही आपकी कोशिका झिल्ली कहलाती है। यह झिल्ली जीवित और अर्धपारगम्य है। तो अगला क्वेश्चन बनता है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति अर्धपारगम्य होती है। अब ये अर्धपारगम्य क्या है? तो जो इसके अंदर आने और जाने वाले पदार्थ होते हैं, उनका ये चयन करती है कि किसको हमें अंदर जाने देना है, किसको बाहर आने देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे मटेरियल को ये बाहर जाने दे और पूरे के पूरे मटेरियल को अंदर आने दे। तो ये चयन करती है, फिल्ट्रेशन का ये कार्य करती है। तो देखिए, यह झिल्ली या इस झिल्ली के द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं। इसी प्रवृत्ति को कहते हैं अर्धपारगम्य कला। ठीक है, अतः इसको हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की तो बनी है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें जो प्रोटीन की परतें हैं उनकी संख्या है 2 और लिपिड की 1 परत होती है। जैसे ये आपकी कोशिका झिल्ली है, तो इसमें जो प्रोटीन की परतें होंगी वो 2 होंगी और इसमें 1 आपके लिपिड की परत होगी। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। तो अभी आप आगे देखेंगे तो फिर जो पादप कोशिका होती है उसमें जो आकार और संरचना प्रदान करता है वो आपका सेल वॉल होता है, ना कि कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप अंतर भी याद रखेंगे। साथ ही साथ यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान भी करती है। जिस तरीके से हम अपने ही पूरे बॉडी पार्ट्स की बात करें, तो जो भी हमारे शरीर के अंदर अंग मौजूद हैं, चाहे आपका मस्तिष्क हो, चाहे आपके फेफड़े हों, चाहे आपका तंत्रिका तंत्र हो, ठीक है, चाहे आपका जो वृक्क या किडनी हो, हर एक चीज़ एक किसी ना किसी झिल्ली के अंदर क्या होती है, सुरक्षित होती है, खोल के अंदर सुरक्षित होती है। तो उसी तरीके से जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो भी एक झिल्ली के अंदर सुरक्षित हैं, जो उसको यांत्रिक सहारा प्रदान कर रही है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके कवर होते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन तो हमने एक किया है, लेकिन आप इसकी यदि थोड़ी सी ये थ्योरी देखेंगे और वैसे इससे यदि ज़्यादा आप चीज़ों को समझना चाहते हैं तो हमारे बायोलॉजी की मेंस परीक्षा के लिए थ्योरी वाली लगभग 65+ क्लासें हो गई हैं और उसकी अलग से हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आप सारे सेशन प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे पूछ सकते हैं कि जो आपकी कोशिका झिल्ली है वो किस में पाई जाती है, तो दोनों कोशिकाओं में। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, अर्धपारगम्य जीवित, एक तो ये ऑप्शन दे देगा, या फिर इसकी जो है संरचना पूछ लेगा तो कैसी होती है, तो बहुत ही पतली, मुलायम और लचीली होती है। अब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली किसको कहते हैं, आपकी कोशिका झिल्ली को ही कहते। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सभी पदार्थों को अंदर और बाहर नहीं आने जाने देती, बल्कि कुछ ही पदार्थों का चयन करके अंदर और बाहर आने जाने देती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई है, तो लिपिड प्रोटीन की। इसमें कितने स्तर प्रोटीन के हैं, 2 और लिपिड के 1। फिर कोशिका झिल्ली सीमित झिल्ली का कार्य करती है, निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा गुण पदार्थों को कोशिका के अंदर आने और जाने की अनुमति देता है। देखिए, एक क्वेश्चन भी बन सकता है, अभी हमने पढ़ा इससे पिछले क्वेश्चन में कि कौन सा एक गुण है जो कोशिका को अंदर आने और जाने की अनुमति देता है पदार्थों को, तो वो आपकी कोशिका झिल्ली है। अब यहाँ कोशिका झिल्ली ऑप्शन नहीं दिया तो प्लाज्मा झिल्ली, बिल्कुल उसी को हम प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस झिल्ली के द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं, उसी को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी पढ़ा हमने क्या है प्रवृत्ति, यहाँ पर आपको देखना है क्या पारगम्य है, अर्धपारगम्य, गैर पारगम्य या स्वतंत्र पारगम्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्धपारगम्य है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, अब 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से बताना है कि इसका क्या कार्य है। तो ऑप्शन देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है, एक गलत हो जाएगा। फिर है केवल जल में कोशिका में प्रवेश और निकास को, केवल जल को नहीं,
फिर दिया है कोशिका में जल खनिज लवण के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। और फिर है पादप कोशिका के कोशिकांग नहीं, पादप नहीं, मुख्य कार्य जंतु कोशिकाओं को या उसके अंगों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन 3 है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्लाज्मा झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली है, वो कोशिका के अंदर जल और खनिज लवणों को प्रवेश यानी अंदर जाने देती है और निकास अर्थात बाहर आने देती है। इस क्रिया को नियंत्रित करती है, वही आपकी प्लाज्मा झिल्ली है। अब यहाँ एक दिया प्रोटीन संश्लेषण में सहायक कौन होता है, तो वो आपका राइबोसोम होगा। ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम अंतः प्रद्रव्यीय जालिका कहेंगे, वो 2 प्रकार की होती है, एक तो चिकनी और एक खुरदरी। ठीक है, तो जो खुरदरी सतह होती वहाँ आपको ये राइबोसोम्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वो भी आपका एक सेल ऑर्गेनल्स है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति सिर्फ किन कोशिकाओं में पाई जाती है, तो यहाँ दिया है केवल जंतु, केवल पादप कोशिकाओं में, दोनों में या फिर दोनों में नहीं। तो किन कोशिकाओं में पाई जाती है, यहाँ कोशिका भित्ति की बात की गई है, अर्थात जिसे हम सेल वॉल कहेंगे। तो जो सेल वॉल है वो आपकी केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, अब हम सेल वॉल के बारे में देख लेते हैं कि मुख्य अंतर पूछता है एक आपसे कि बताइए जंतु और पादप कोशिकाओं को हम मतलब अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। और ऑप्शन देगा कि इसमें कोशिका झिल्ली के आधार पर हम इसको अलग कर सकते हैं, कोशिका भित्ति के आधार पर, तो कोशिका भित्ति के आधार पर, क्योंकि कोशिका भित्ति आपके पादप में उपस्थित रहेगी और जंतु में अनुपस्थित। अब देखिए यह केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो अब आपको पता है कि पादप जो होते हैं उनमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति उपस्थित है, और किसकी बनी है, सेल्यूलोज की। यह बहुत ही कठोर पदार्थ होता है सेल्यूलोज। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है कवक जो होते हैं आपके, उनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो वो काइटिन से बनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम थ्योरी वाली क्लास में आपको बता चुके हैं कि किसकी कोशिका भित्ति किस चीज़ से बनी हुई है, और इसके बारे में और अतिरिक्त फैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। सेल्यूलोज क्या होता है, आपका काइटिन क्या होता है। ठीक है, तो जो आपके पादप हैं उनकी कोशिका भित्ति किससे बनी है, सेल्यूलोज की, और यह पारगम्य होती है। कैसी, पारगम्य होती है। अभी हमने कोशिका झिल्ली पढ़ा, वो कैसी थी, अर्धपारगम्य, लेकिन कोशिका भित्ति कैसी है, पारगम्य। ये छोटे छोटे से अंतर जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इनको हाईलाइट करके चलना। ठीक है, अब देखिए सेल्यूलोज क्या है, एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। आपने पेड़ पौधों के तने में जो कठोर बाहरी जो आवरण देखा होगा वो किससे बना है, सेल्यूलोज से, बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, अब देखिए यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने और यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, किसमें, पादप कोशिकाओं में। कोशिका झिल्ली की भी ये रक्षा करता है, मतलब आपके पादप में भी कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली दोनों सेल्स में होती है, चाहे आपके पादप सेल हो या फिर आपके जंतु। ठीक है, तो उसकी भी ये रक्षा करती है, उसके भी बाहर ये होती है। ठीक है, तथा कोशिका को सूखने से बचाती है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो वो कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है, यदि जंतु कोशिकाओं का पूछता है तो आपको बताना है कोशिका झिल्ली। अब देखिए किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो बिल्कुल अभी आपको बताया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ही आपके पादप कोशिका और जंतु में अंतर है। यदि ये आपकी जो कोशिका भित्ति यदि जंतुओं में भी उपस्थित हो जाए तो फिर इनमें कोई अंतर ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर बताती है पादप और जंतु कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी है, तो अभी आपको बताया पादप यानी प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी है। यदि यहाँ कवक की बात करता है तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड से क्या बना होता है आपका, तो प्रोटीन और लिपिड से आपकी कोशिका झिल्ली बनी होती है। ठीक है, लिपिड की कितनी परत, प्रोटीन की कितनी परत, प्रोटीन की 2 परतें, लिपिड की 1 परत।
नेक्स्ट है कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस किसे कहते हैं। तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका अपना अपना एक कार्य होता है। जिस तरीके से हमारे शरीर में विभिन्न बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे मस्तिष्क है तो इसका अलग कार्य सोचना समझना, चीज़ों को पहचान करना, ठीक है। इसके बाद हमारी जो किडनी है उसका अलग कार्य है फिल्ट्रेशन करना, फिर हमारा हृदय है उसका अलग कार्य है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो कोशिका है उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स स्थित हैं उनका अपना अपना कार्य बटा हुआ है कि आपको ये करना है, इसका कार्य ये रहेगा। जैसे आपका जो है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया तो उसको कोशिका का ऊर्जा ग्रह मतलब वहाँ पर ऊर्जा बनेगी, ठीक है। जैसे लाइसोसोम हो गया तो जो कोशिकाएं फट जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उनमें पाचक एंजाइम होते हैं तो उसे आत्महत्या की थैली मतलब वहाँ पुनः से नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। फिर जैसे आपका गाल्जी उपकरण हो गया तो जैसे ऊर्जा यहाँ पर बन गई आपके कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो उसको पूरे शरीर में संचालित तो करना होगा, तो वो कौन करता है, आपका गाल्जी उपकरण करता है। तो इस तरीके से हर एक मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स है उसका कार्य बटा हुआ है। तो यहाँ पूछा गया है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस या बिजली घर किसे कहा जाता है। तो याद रखना वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है अर्थात एनर्जी हाउस कहलाता है, ठीक है। यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली, अब जितने भी ये सेल ऑर्गेनल्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो मान के चलिए ये कोई कोशिका है आपकी, ठीक है। इसके अंदर मान के चलेंगे ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपका गाल्जी बॉडी हो गया, ये आपका जो है क्या हो गया यहाँ पर राइबोसोम हो गया, ठीक है। यहाँ बीच में क्या होता है आपका बड़ा सा न्यूक्लियस केंद्रक होता है। अब यहाँ पर जो पदार्थ भरा हुआ होता है गाढ़ा, इसे हम गाढ़ा तरल चिपचिपा जेली जैसा पदार्थ कहते हैं। इसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। यदि ये तरल पदार्थ ना हो तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से टकरा जाएंगी और नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको यथास्थान प्रदान करता है ये द्रव, इसी को हम क्या कहते हैं, तो जो कोशिका के अंदर है उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। और जो केंद्रक के अंदर भरा होगा उसको केंद्रक द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव, ठीक है। तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, इसी को हम जीव द्रव्य भी कहते हैं। तो सभी के सभी जो कोशिकांग हैं वो कहाँ स्थित हैं, आपके कोशिका द्रव के अंदर स्थित हैं। और कोशिका द्रव एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है जो कि कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। अल्टमान ने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया को, और बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ये भी याद रखिए। कोशिका का श्वसन स्थल कहलाता है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहीं भी ऊर्जा की बात आती है तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका का इंजन भी इसको कहते हैं। तो ये आप याद रखना, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर देगा तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया यदि कार्य करना बंद कर देगा तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो क्या भोजन का अपकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन या भोजन का अवशोषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण जो है वो राइबोसोम में होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम, याद रखना। अब हम राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा पैलेड ने 1955 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा, और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। तो डायरेक्ट यदि क्वेश्चन पूछता है राइबोसोम की खोज किसने की, तो आपको पैलेड लगाना है। पैलेड ने ही सबसे पहले इसकी खोज की थी, ठीक है। यह राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस तरह से कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी है उसी तरीके से जो राइबोसोम है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA और प्रोटीन के बने होते हैं, और यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। तो जैसे हमारा ऊर्जा ग्रह क्या कहलाता, माइटोकॉन्ड्रिया, उसी तरीके से प्रोटीन का उत्पादन स्थल या प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री किसे कहेंगे हम, तो वो आपके राइबोसोम को कहेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है।
ये ऐसे कण होते हैं राइबोसोम जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखते हैं, बहुत ही छोटे सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम साधारण आँखों से नहीं देख पाते। ये अंतः प्रद्रव्यीय जालिका जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, झिल्लियों की सतह पर सटे रहते हैं या फिर अकेले और गुच्छों में कोशिका द्रव्य बिखरे रहते हैं। और जो राइबोसोम गुच्छों में रहते हैं उन्हें पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं होगा। मतलब जो चीज़ जिसके लिए बनी है यदि वही ना रहे तो क्या वो कार्य संभव है? नहीं है। तो इसके बिना जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रम के द्वारा पदार्थ जैसे CO2 और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं? तो वो आपकी विसरण क्रिया होती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जब दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की जो क्रिया है वो विसरण या डिफ्यूजन कहलाती है। कोशिका झिल्ली उन्नत प्रतिकृति 1972 में सिडरबा निकोलसन्स के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जिसे तरल किरमीर प्रतिकृति के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जिनको हम यहाँ पर डाल देते हैं, आप इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को क्या कहते हैं? तो क्या विसरण कहते हैं, ऑस्मोसिस, सक्रिय आवागमन या निष्क्रिय आवागमन? तो ये आपका पिछली बार का क्वेश्चन है, यहाँ डाला गया है, ये आपका सक्रिय आवागमन कहलाता है, ठीक है। अब दिया है कौन कोशिकांग यानी कौन सा सेल ऑर्गेनल्स किसी भी बाहरी पदार्थ या खराब कोशिका यानी सेल ऑर्गेनल्स को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है, यानी जिसमें पाचक एंजाइम पाया जाएगा। मतलब कहीं भी यदि कोशिका में टूट फूट हो जाती है तो वहाँ की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो उनको पचा देता है और वहाँ सफाई कर देता है। वो कौन सा कोशिकांग है? तो वो आपका लाइसोसोम है। इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं और इसी को हम सुसाइड बैग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए लाइसोसोम के बारे में, इसकी खोज किसने की थी? क्रिश्चियन डी डवे ने 1958 में इसकी खोज की थी। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करने की क्षमता रखता है। तो ये पाचित कैसे कर देता? क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही पाचनकारी एंजाइम होता है, ठीक है, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। कोशिकीय चयापचय यानी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है उसमें व्यवधान के कारण जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती हैं तो ये लाइसोसोम क्या होते हैं? फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह, शक्तिगृह, पावर हाउस, बिजली घर कहा जाता है, जबकि आपके जो राइबोसोम है उसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहेंगे? आत्महत्या की थैली कहेंगे, ठीक है। किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? एटम बम मतलब उड़ा देना, ठीक है। तो कोशिकाएं जो टूट फूट हो गई उनको उड़ा देता है, पाचित कर देता है, तो वो आपका लाइसोसोम है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन कैसे भी करके पूछ ले, आपको थोड़ा सा समझना है, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर सही लगाएंगे, ठीक है, और थोड़ा सा आपको फोकस करके क्वेश्चन को पढ़ना है, ताकि यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप 50% तो सही आंसर दे ही पाएंगे, ठीक है, यदि मात्र क्वेश्चन समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ किस कोशिकांग को कोशिका की पाचन थैली डाइजेस्टिव बैग कहेंगे? तो पाचन थैली लाइसोसोम को ही कहेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी लैंग्वेज बदल कर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अब देखिए लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई देता है? तो इसमें जो पाचनकारी एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? तो ये आपको बताना है। तो किसकी उपस्थिति के कारण जो लाइसोसोम का लक्षण है, मतलब एटम बॉम्ब का लक्षण इसमें दिखाई देता है, तो वो हाइड्रोलाइट्रिक एंजाइम है। ये भी आपका पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, याद रखना। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वो आपका हाइड्रोलाइट्रिक एंजाइम कहलाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी बना सकता है। अब देखिए
कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार एवं अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है। महीन मतलब ये एक आपकी जो है संरचना दी गई है, तो ये संरचना आपको बताना है कि इनमें से किसकी ऐसी संरचना होती है, तो वो आपकी संरचना होती है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंतः प्रद्रव्यीय जालिका। अब इसके बारे में देखिए, ये जो खोज है इसकी किसने की थी, पोर्टर ने। यह जंतु और पादप दोनों सेल्स में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, इसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। याद रखना कौन सी चीज़ किससे बनी है, ये दो प्रकार की होगी, एक तो स्मूथ आपकी चिकनी अंतः प्रद्रव्यीय जालिका और एक खुरदरी। तो इसमें आपको याद रखना है कहाँ पर राइबोसोम होंगे कहाँ पर नहीं होंगे। तो जो चिकनी प्रद्रव्यीय जालिका है, इस प्रकार की जालिका की झिल्ली चिकनी रहेगी, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होंगे। यह लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी है। तो पूछता है जो चिकनी या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसके लिए उत्तरदायी है, तो लिपिड स्राव के लिए। अब जो खुरदरी अंतः प्रद्रव्यीय जालिका है, इस प्रकार की जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं और यही छोटे छोटे कण राइबोसोम कहलाते हैं और यही राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो दोनों के कार्य याद रखना, ठीक है। ये लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी है, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। अब जो चिकनी अंतः प्रद्रव्यीय जालिका है, ये वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेगी, मतलब लिपिड पदार्थ जो होगा, और खुरदरी प्रोटीन संश्लेषण में। तो ये भी याद रखना कि जो आपका राइबोसोम है वो कहाँ स्थित है, तो है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन कहाँ पर, तो खुरदरी में, ठीक है। नेक्स्ट है गाल्जी काय आ गया। अब गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है, तो क्या श्वसन करना है, कोशिका विभाजन करना है, पाचक रस उत्पन्न करना है या स्राव करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रवण अंगक ये कहलाता है, ठीक है। स्राव करना इसका प्रमुख कार्य है। जो आपकी ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में बन जाती है उसको बॉडी पार्ट्स में भेजने का जो कार्य करता है वो आपका गाल्जी उपकरण करता है। अब इसके बारे में देखते हैं। गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। गाल्जी काय को लाइपोकॉन्ड्रिया या डिक्टियोसोम भी कहते हैं और यातायात प्रबंधक इसको कहा जाता है, एक उपकरण है, ठीक है। तो ये हो गया गाल्जी काय। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग जंतु सेल में नहीं पाया जाता। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से कोशिकांग पादप सेल में है, कौन से आपके जंतु सेल में है, कौन से नहीं है। तो यहाँ जंतु सेल की बात की गई है, तो जंतु सेल में आपका प्लास्टिड जो है वो नहीं पाया जाता, ठीक है। ये केवल प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं, आपके पादप सेल में, बाकी ये सब के सब आपके जंतु और पादप दोनों में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लास्टिड हो गया। प्लास्टिड के बारे में देखिए, ये भी आपका एक तो होता है हरित लवक, एक आवरणीय लवक और एक वर्णीय लवक, ठीक है। तो जो हरित लवक है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये पौधों में हरा रंग देता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हम पर्णहरित कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया था ये क्वेश्चन पिछली बार, पादप कोशिका का रसोई घर कहलाता है हरित लवक, जो कि एक प्लास्टिड है, एक कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा। नेक्स्ट है आवरणीय लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ये याद रखना, इसको कहते हैं हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट, आवरणीय लवक को ल्यूकोप्लास्ट, वर्णीय लवक को क्रोमोप्लास्ट। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता, कौन सा आपका रंगहीन है, मतलब जिसमें रंग नहीं है, कौन सा आपका रंगीन लवक है। प्लास्टिड को लवक कहते हैं, ठीक है। तो रंगहीन होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, आवरणीय लवक, ठीक है। यह पौधों के उन भागों में होगा जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। तो आपको पता होगा सूर्य का प्रकाश जड़ों तक नहीं पहुंच पाता, या कुछ जो भूमि के अंदर तने चले जाते उनमें नहीं पहुंच पाता, तो उनमें ये देखने को मिलता है और भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्णीय लवक। ये रंगीन होते हैं, प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के। ये पौधों के रंगीन भागों में होंगे, जैसे पुष्प हो गए, फल भित्ति हो गई, बीज हो गए, ठीक है। तो कौन सा रंगीन है, कौन सा रंगहीन है, और कौन सा आपका जो है क्लोरोप्लास्ट, जो पौधे जिसकी सहायता से क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। अगला है केंद्रक की खोज किसने की थी। इसका आंसर आप कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने 20 क्वेश्चन किए और इन 20 क्वेश्चनों के माध्यम से आपके 50+ क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो आप शेयर ज़रूर करिए, और क्या आप इसी तरीके से
आगे के प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आप जो ये क्वेश्चन लगाते हैं तो अपने आप से भी आंसर लगाइए और ज़रूर बताइए कि आपने कितने आंसर सही किए, और इस क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे। कोशिका से संबंधित खोजें जो हैं, किसने किसकी खोज की, कब खोज की, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पर हम क्लियर करेंगे। धन्यवाद।